कहते हैं कि अदलिया के अवाम के मसाइल हल करने के लिए बैठी है, अदलिया सिर्फ जो आइन की इंटरप्रिटेशन है, वो आइन की तशरीह जो है वो करने के लिए बैठी है। क्या समझते हैं कि अगर अदलिया, जो अवाम की उम्मीदें अदलिया की तरफ लगी हुई हैं, अवाम जो अदलिया की तरफ देख रहे हैं, अगर अदलिया से उनको उनकी उम्मीदों के मुताबिक या उनको रिलीफ नहीं मिलता तो अवाम का क्या रिएक्शन होगा? मियां साहब बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, और अवाम की नज़रें अदलिया के फैसलों पर लगी हुई हैं कि समझते हैं कि रिलीफ मिलेगा। खासतौर पर जब से अदलिया आज़ाद हुई है, हम समझते हैं कि जी वो बहुत ज़्यादा अवाम के लिए फैसले करेगी। यासीन आज़ाद से हमारे मोहतरम हैं, जिस तरीके से उन्होंने बातें उठाई हैं, ये बातें एक आइडियल मुल्क के लिए, आइडियल माहौल में तो ठीक हैं कि जी अदलिया जो है वो सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसले करती है, तशरीह करती है, और उसको किसी अवामी सपोर्ट की या बुखला सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा मुल्क तो वो बदनसीब मुल्क है ना, जहाँ 8-8 10 साल जो है वो डिक्टेटर आके यहाँ कौम के ज़ाया कर जाते हैं। आप तो 60 दिनों का रोना रो रहे हैं कि हड़ताल हुई और मुकदमा इतने, उन 8-8 10 सालों का क्या जवाब देंगे? कौन जवाब देगा कि जो यहाँ पे डिक्टेटर्स बैठे रहे और उन्होंने अपनी मर्जी से उन्होंने जो है वो वन मैन रूल चलाया। अगर यहाँ पे अवामी सपोर्ट ना होती और यहाँ पे बुखला की तहरीक ना चलती तो क्या ये अदलिया फिर इस डिक्टेटर से निजात हासिल कर सकती थी, जिसने यहाँ पे जजों को जो है वो नज़र बंद कर दिया और जजों को घर भेज दिया और उसने अपना जो है वो पीसीओ यहाँ पे नाफिज रखा। तो ये चीज़ें जो है हमारे मुल्क में अदलिया यकीनन बेबस नहीं है, वो अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने की पूरी अहलियत सलाहियत रखती है, उसके पास ताकत है, लेकिन अवामी ताकत उसके साथ होना, अवामी हमायत होना, बुखला तहरीक के साथ चलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन हुक्मरानों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो ना आइन के ऊपर चलना चाहते हैं, ना कानून के ऊपर चलना चाहते हैं, ना अदालती फैसलों को मानते हैं, और वो कहते भी हैं कि जी हम तो आइन के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन उनका हर एक्शन, उनका हर अमल जो है वो अदालती फैसलों के भी बरक्स है, आइन और कानून के भी बरक्स है, और तारीख भरी पड़ी है कि वो सिर्फ शहादतों का एक जो है वो नारा लेके चलते हैं और अवाम को, मजलूम अवाम को और इसी हुई अवाम को मजीद जो है वो मजलूम बनकर उनका जो है वो वोट हासिल करके और वो दोबारा खून चूसने के लिए बैठ जाते हैं, और उनकी जिंदगियों में कोई रिलीफ नहीं आया, उनकी जिंदगियों में उनकी आम देखें लाइफ में क्या बेहतरी आई है। 4 साल 5 साल किसी हुकूमत को मिलते हैं, पहले ये कहते थे हमें वक्त पूरा नहीं करने दिया जाता, हमें टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता, हमें निकाल दिया जाता है, करप्शन के इल्जाम लगाए जाते हैं, दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए जाते हैं। इस दफ़ा तो हुकूमत को काफ़ी टाइम मिला है, काफ़ी मोहलत मिली है, अदालतों ने भी टाइम दिया है, अपोजिशन ने भी टाइम दिया है। कहते हैं जी नूरा कुछ थी, अपोजिशन है ही नहीं मुल्क में, तो जब अपोजिशन नहीं है तो फिर हुक्मरानों को किसने रोका है कि अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करें? लेकिन रिजल्ट्स क्या है? पहले से भी बदतर। आगा साहब मुझे ये बताइएगा कि रिजल्ट पहले से बदतर होते जा रहे हैं। मेरा कराची से फैसलाबाद तक का और फैसलाबाद से कराची तक का एक सफर मुझे अभी हाल ही में करने का इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान के तमाम रेलवे स्टेशन जो हैं, जिन पे कभी रौनक होती थी, जो बड़े जंक्शंस होते थे, उजड़ चुके हैं, जिन पर इस वक्त कौवे बोल रहे हैं, वो वाली हालत हो चुकी है। अवाम जो है अब भी पीपल्स पार्टी की तरफ जो है उम्मीद रखते हैं कि पीपल्स पार्टी शायद जिस तरह उन्होंने लूट मार की है अवाम के लिए कुछ रिलीफ भी दे दें। क्या समझते हैं कि अब तवक्को रखते हैं पीपल्स पार्टी से कुछ? मियां साहब जिन्होंने 4.5 सालों में कुछ ना किया, वो अब जो चंद माह रह गए इसमें वो क्या कर लेंगे? एक जरा का ये भी कहना है, कहा ये जाता है कि जितनी लूट मार की है अब वो इलेक्शन पे भी खर्च होगी। क्या समझते हैं ऐसा होगा? ये तो बिल्कुल होगी, जाहिर है वो अब दोबारा जीतने के लिए, क्योंकि अब दोबारा जीतेंगे तो फिर दोबारा ये सिलसिला शुरू होगा ना, तो वो इसके लिए तो वो सब कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं कि यासीन साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, ये बहुत अच्छे मतलब वकील भी हैं और उनके रहनुमा भी हैं। जब से ये मुंतखब हुए हैं इन्होंने बड़ा बैलेंसिंग तरीके से लेकर चले हैं, और इनके बयानात, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर बड़े गौर से पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ। तो लेकिन इनकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये कहते हैं कि जी अदलिया जो है वो अपने फैसले पर अमल दरामद कराने की सलाहियत रखती है। कैसे सलाहियत रखती है? ये तो इंतज़ामिया का काम होता है उस पर अमल दरामद करवाना, अदलिया का काम नहीं होता। अदलिया ने जब भी कहा उसके अगेंस्ट फैसले हुए, उसके अगेंस्ट इन्होंने अमल दरामद किया। जिसको उन्होंने सस्पेंड किया इन्होंने उसको बहाल किया, अच्छे ओहदे पर रखा। जिसको उन्होंने अच्छा इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया कि इसकी शोहरत अच्छी है, उसको इन्होंने हटा दिया या उसके लिए ऐसी मुश्किलात पैदा की कि वो खुद बेचारा इस्तीफा दे गया। ठीक है, वो अभी वो जो आईजी थे गिलगित के, उनको देख लें, उसने सस्पेंड होना कबूल कर लिया, लेकिन उसने आना तो कबूल इसलिए नहीं किया, उसको पता था कि मेरे साथ ये क्या शेयर करेंगे, और उसे पता है कि हुकूमतों के साथ ही चलना है ना, उसने अदालतों के साथ तो नहीं चलना। दूसरी बात यह है कि बार जो होते हैं वो हमेशा अदालतों की जुबान होते हैं, अदालतों की आंखें होती हैं। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जब इतनी बड़ी साजिश हुकूमत लेकर आई सामने, अगर चीफ जस्टिस का बेटा करप्ट था तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो शुरू से ही जाहिर है उसकी शोहरत ऐसी रही है, वो रिपुटेशन अच्छी नहीं रही है। लेकिन उसको जो लोग लेकर चले,
पिछले 3 सालों से 4 सालों से उसे मुसलसल एक एक चीज दे रहे हैं और उसकी पूरी फिल्में बना रहे हैं, उसके सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। इसका मतलब शुरू दिन से नीयत खराब थी उसको वो करने की, और ये मसला उनके बेटे को फंसाने का नहीं था, बल्कि चीफ जस्टिस को खराब करने के लिए, उनको दबाव में लेने के लिए ये किया गया। जब उनके खिलाफ इस तरह की गंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल की गई, तो बार को चाहिए था, जिम्मेदार हैं सबसे ज्यादा यासीन साहब बैठे हुए हैं, कि ये लोग खड़े होते और ये उसका जवाब देते और ये हुकूमत का गिरबान पकड़ते, उसको झंझोड़ते, उसे कहते कि आप क्या कर रहे हैं, एक कौम की आखिरी उम्मीद ये अदालत ही रह गई है, अब अदलिया रहे, इसको भी खराब करने पर तुले हुए हो, अब इसको गंदा करने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हो। अब आपके सेनेटर हैं, मुंतखब सेनेटर हैं, वो आपके आज भी रुकन हैं। और ये जो खबरें चलवाई गई कि जनाब ऐवान सदर में उनका दाखिला बंद कर दिया गया, ये सारी गलत नहीं, बाद में खुद ही तरदीद की उन्होंने कि ये सब गलत है, इसलिए कि सारे इशारे वहीं से मिल रहे थे, सारी उनकी डोरियां वहां से हिल रही हैं। उसके बावजूद किसी बार ने जो है खड़े होके उसको कंडोम नहीं किया, किसी ने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया, किसी ने एहतजाज नहीं किया जैसा करना चाहिए था। अब ये तो देखें ना, ये बड़ी ज्यादती है। अब इनको चाहिए था कि ये उसका दिफा करें। अदालतों की कोई आंखें नहीं होती, ये सब ये लोग। देखिए सर, इसका मुख्तसर जवाब मैं ये दे देता हूँ कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेटे के खिलाफ एक्शन हुआ, जी जी, मेरी 1-to-1 उनसे मुलाकात हुई जी। मुलाकात में मैंने उनसे खुद ये कहा कि चूंकि 3 आदमियों का मामला सामने आया, आपके बेटे का, मलिक रियाज का और उसके दामाद का, अदलिया के इदारे को इसमें से बाहर निकाल दें और आप अपने बेटे की इन्वेस्टिगेशन के लिए कई केस एजेंसियों को दे दें। ठीक है। ऑनरेबल जजेस के 2 जो जजमेंट सामने आया, उस जजमेंट को पढ़ लें, तो उस जजमेंट में ये बाकायदा बात वाज़ह की गई कि बार के व्यूज़ को सामने रखते हुए हमने ये एक्शन लिया। सही। हमारी हिकमत अमली जो थी, आज भी मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आगा साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरी उस हिकमत अमली का नतीजा ये निकला कि जो लोग हमारी जुडिशरी की तरफ उंगली उठा रहे थे, सही, उस केस को जब इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसियों को दे दिया गया, तो जुडिशरी पे क्रिटिसाइज करने का जो मौका लोगों को मिला था वो दरवाजा बंद कर दिया। ये हमारी हिकमत अमली थी। हम नहीं चाहते कि हमारी अदलिया पे हर आदमी कोई कीचड़ उछाले, और इस हिकमत अमली को बार के लीडर की हैसियत से मैंने पूरी तरह से निभाया। और उस जजमेंट को अगर पढ़ें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजिस ने कहा कि बार के व्यूज का रखकर हमने ये सामने किया। आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि ये फौरी तौर पर 1 साइडेड होकर एलिगेशन लगाना बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज भी है कि वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए, और उन तीनों में से जो आदमी इस जुर्म के अंदर मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पहला आदमी हूँ जो बार के लीडर की हैसियत से, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कहा जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने उस इंक्वायरी को रोका, तो मैंने क्रिटिसाइज किया, मैंने कहा गलत किया आपने, उस इंक्वायरी को हो जाने दें। फौरी तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हमने नहीं रोका। बाद में डॉक्टर बासित ने आके कहा कि नहीं, उस कार्रवाई को रोका गया। देखिए, बात ईमानदारी की करनी चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल आदमी, आज मेरा बेटा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता वो पीछे क्या कर रहा है, सही, उसमें मेरी जात को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। मेरा पॉइंट वह यह था कि उनका बेटा बालक है, जवान है, वो अपनी एक्टिविटीज का खुद जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे आयद नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया तो हमने सो मोटो एक्शन को डिफेंड किया। हालांकि मेरे नजदीक वो सो मोटो एक्शन बनता नहीं था, लेकिन डिफेंड इसलिए किया कि चीफ साहब के बेटे का मामला था, एक इदारे की डिग्निटी का मामला था, हमने फुल फेवर किया, लेकिन साथ में हमने ये भी एडवाइस की कि इसको मामले को वहां दे दें। बात दरअसल ये है कि हमें पूरी ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए। मैं खाली अदलिया की बात नहीं करता, मैं पार्लियामेंट की बात नहीं करता, मैं तमाम इदारों की बात करता हूँ। और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है बार के लीडर की हैसियत से कि मेरा इदारा जो है, अदलिया का इदारा जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वो भी अगर कहीं गलत बात करेगा तो मैं उनके सामने ये बात कहूंगा। आपका कहना ये कि तमाम इदारों को जो अपने कानूनी दायरे के मुताबिक, दायरे के अंदर रहकर काम करना चाहिए। एक बात बताएं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दी गई, कमेटी ने कहा कि आपने कहा जी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अपेयर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपेयर हो सकता है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कमेटी के सामने अफेयर क्यों नहीं हो सकता? तो बहुत सारी चीजें हमें ईमानदारी से तमाम इदारों की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए ताकि हम मेरिट्स पे कोई चीजें डिसाइड कर सकें। अगर हम वन साइडेड होकर बात करेंगे तो हम अच्छे नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। मैं यही कोशिश करता हूं कि जो भी डिस्कशन हो, जहां जिसकी गलती है उसको मैं पॉइंट आउट करूं ताकि हम गलतियों का ज़ाला कर सकें। नीयत भी देखनी चाहिए यासीन साहब। नहीं, नीयत का दारोमदार हुकूमत की शुरू से, क्योंकि हुकूमत खुद मुल्जिम है
और हुकूमत नहीं, मुलजिम आप डिक्लेयर कर सकते हैं, मैं नहीं डिक्लेयर कर सकता कदम पे जो है फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इतने उसके खिलाफ केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के केसेस हैं, दूसरे केसेस हैं। तो वो जाहिर है उसको दबाव में लेने के लिए वो जो हरबे इख्तियार कर रहे हैं। या आपका बिल्कुल कहना सही है कि उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। नहीं, अभी मलिक रियाज के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो रही है। सवाल ये है कि एक गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाती, जबकि जो कमेटी बनाई गई उसमें सारे वो अफसर रखे गए जिनकी हमने भी निशानदेही की, सब वही थे जो पीपल्स पार्टी के जेल थे। आपने अटॉर्नी जनरल को खुद परमिशन दी कि आप कमेटी बना लो, आपने क्यों मौका दिया? यासीन आजाद साहब, सालिक मजीद साहब और आगा खालिद साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आप तशरीफ लेके आए। नाज़रीन इकराम, यकीनन इंक्वायरियां, कमीशन, तहकीकात ये सब चलता रहता है पाकिस्तान में और उनके नताइज जो निकलते हैं वो आप बखूबी वाकिफ हैं। मैं अपने मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू से बिल्कुल एग्री हूं कि इन्होंने जो कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के बाद जो भी गिल्टी है उसको सजा होनी चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पिछले 4.5 सालों में जो पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा? पाकिस्तान के वो इदारे जो पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के दिफा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, उन इदारों की तबाही के जिम्मेदार लोगों के साथ क्या सलूक होगा? जिनको अगर पाकिस्तान की अदलिया टेकअप कर ले, और यकीनन करना चाहिए, और उसके बाद जो सूरत हाल हो, और जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने इन इदारों को तबाह किया है, जिन्होंने इस कौमी असासे को तबाह किया है, उन इदारों को दोबारा बहाल होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत चल सके, ताकि पाकिस्तान की जो दिफा है, पाकिस्तान की दिफा की जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो चल सके। 27 अगस्त को क्या होगा, ये हुकूमत की में जो फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है कुछ, शायद 27 अगस्त को तक और बेहतर हो जाए, और या अगर हुकूमत ने फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाई और अदलिया के फैसलों का एहतराम ना किया तो यकीनन इस वजीर आजम को भी फिर अपने घर जाना होगा। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।